हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने जो पढ़ा था टॉपिक वो था प्रतिशत बेस संतृप्ति या मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। वो मैंने आपको समझा दिया था ढंग से। क्या टॉपिक था? अपने को ये देखना था कि कोई भी मृदा संकीर्ण है या कोई भी मृदा कोरोइड है, उसमें टोटल धनायन कितने हैं और उनमें से बेसिक प्रकृति वाले धनायन कितने हैं। तो उन कुल धनायनों में से जो धनायन आपके बेसिक प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के, उनकी प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है? प्रतिशत बेस संतृप्ति। और परिभाषा और ये वाली चीज दिखाई हुई है। चलिए ना, चलो अब अपन बात करेंगे इनके बारे में कि मैं कहता हूं कि ये H+ और Al+ से दोनों बेसिक नहीं है, भस्म नहीं है, ये अम्लीय प्रकृति के हैं। तो H+ का अम्लीय प्रकृति का होना समझ में आता है, लेकिन Al+ तरीके किस प्रकार से अम्लीय प्रकृति का है इस चीज को समझाऊंगा। पहले समझेंगे और उसके बाद मैं लिखा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है ना? तो थोड़ा सा पहले समझो बेटा। हमें सिर्फ इतना समझना है आज की क्लास में कि कुछ एक धनायन जो है ना वो तो भस्म प्रकृति दर्शाते हैं, यानी क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं, जबकि कुछ धनायन क्षारीय प्रकृति नहीं दर्शाते। क्यों? ठीक है ना? और ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो धनायन क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं उनमें है कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, Na+ और K+। और जो धनायन क्षारीय प्रकृति नहीं दर्शाते उनमें है H+ और Al+3। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन प्लस के लिए ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन प्लस या H+ अम्लीय प्रकृति क्यों दर्शाता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की अम्लीय प्रकृति के लिए जो मुख्य भूमिका निभाता है वो H+ ही है। H+ ही क्या है? अम्लीय गुणों के लिए जिम्मेदार है। किसी भी मृदा में जैसे जैसे H+ बढ़ेंगे धनायन तो बढ़ेगा। H+ बढ़ने पर धनायन तो बढ़ता है, लेकिन क्षारीय प्रकृति नहीं बढ़ती। H+ बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो ये भस्म विनिमय की श्रेणी में नहीं आता। अब H+ बढ़ने से अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है, समझ में आ रही है, लेकिन ये एल्यूमिनियम ने ऐसा क्या कर दिया कि इससे अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम अम्लीय प्रकृति को कैसे बढ़ाता है। ठीक है ना? चलो जी देखते हैं। अपने पास कोई मृदा थी, समझ लो पहले, और इस मृदा में हाइड्रोजन आयन है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पीएच घटती जाएगी और अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अपने पास कोई मृदा थी और उसमें तो एल्यूमिनियम आयन है, Al+3 आयन है। तो अगर मृदा में हाइड्रोजन आयन था तो समझ में आता है कि उसकी अम्लता बढ़ रही थी, लेकिन मृदा के अंदर मृदा में हाइड्रोजन आयन से तो अम्लता बढ़ती है, लेकिन मृदा में एल्यूमिनियम आयन होने के बाद भी उसकी अम्लता कैसे बढ़ती है वो चीज अपन देखेंगे। ठीक है ना? देखो अपन ने कोई मृदा ली और उस मृदा में एल्यूमिनियम आयन था। देखो हाइड्रोजन आयन जो होता है ना ये डायरेक्ट अम्लता को बढ़ाता है, क्लियर है? एल्यूमिनियम आयन जो होता है ना ये इनडायरेक्ट अम्लता को बढ़ाता है। ये अम्लता को बढ़ाता है लेकिन डायरेक्ट नहीं बढ़ाता, इनडायरेक्ट कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। और ये पूछी जाती है कि एल्यूमिनियम आयन मृदा की अम्लता को बढ़ाता कैसे है। ठीक है ना? तो देखो हमने एल्यूमिनियम आयन लिया Al+3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये है Al+3 और ये क्या है? मृदा में उपस्थित है। और आपको पता है कि मृदा में तो जल भी होता है। मृदा में क्या होता है? जल। तो ये एल्यूमिनियम आयन जो होता है ना ये जल से अभिक्रिया करेगा। अब देखो जी एल्यूमिनियम आयन जल से अभिक्रिया करेगा तो कैसे अभिक्रिया करता है? एक बात आपको पता है अच्छी तरह कि जल जो होता है ना वो हमेशा रहता है H+ और OH-। ये बात तो क्लियर है? एल्यूमिनियम Al+3 आयन के रूप में जिसके भी द्वारा मुक्त किया गया, Al+3 आयन मुक्त किया गया और इधर आ गया जल, और जल में क्या है? H+ भी है और OH- भी है। तो अब बताओ यदि एल्यूमिनियम से जल की अभिक्रिया कराऊं तो एल्यूमिनियम के इस प्लस के साथ प्लस जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा? प्लस के साथ क्या जुड़ता है? माइनस। Al+3 और OH- है, आपस में जुड़ गए। Al का +3 था, OH का -1 था, दोनों को जोड़ो क्या बढ़ता है? देखो क्या बढ़ेगा? Al और साथ में जुड़ गया OH, इनको तो जोड़ दिया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम पे तो प्लस का 3 था
और OH में माइनस का 1 था, प्लस का 3 और माइनस का 1 कट गया, तो टोटल चार्ज कितना आ गया, +2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AlOH +2, एक ही बात है। तुम्हारी बुक कैसे लिखती है, AlOH +2, एक धनायन बन गया या नहीं बन गया? जब ये जुड़ के इसके साथ धनायन बना लेता है, ये H+ बच गया या नहीं बच गया? तो बताओ, ये वाला H+ जो है ये अम्लता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? भी अगर H+ होता तो आपकी मृदा अम्लीय होती, ये बात तो क्लियर है। लेकिन H+ नहीं है, एल्यूमिनियम था तो भी मृदा अम्लीय है। और मृदा के अम्लीय होने का कारण क्या हो गया कि जब एल्यूमिनियम था तो वो एल्यूमिनियम जल से अभिक्रिया करके एक एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना लेता है जो धनायन है। ये एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोक्साइड है ना, ये भी एक धनायन ही है। और साथ में क्या हो गया, एक हाइड्रोजन धनायन मुक्त हो जाएगा। तो बताइए मृदा अम्लीय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब देखो जी, ये यही रुकने वाला नहीं है। मतलब एल्यूमिनियम एक जल के अणु के साथ विक्रिया करके ऐसा बना सकता है, तो ये वाला जो है ना, ये फिर से जल के अणु के साथ विक्रिया कर लेगा। यानी यही अपना एल्यूमिनियम 2 जल के अणुओं के साथ विक्रिया कर सकता है। या तो इसके साथ 2 करा दो, या इसके साथ एक जल के अणु की विक्रिया करवा दो। तो हमने उसको ले लिया AlOH प्लस और प्लस, और अब की बार एक जल का अणु और आ गया और फिर से विक्रिया हुई। देखो AlOH प्लस और प्लस है, और जल टूटेगा H+ में और OH माइनस में। तो अगर एक OH माइनस यहाँ और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, AlOH की होल ट्वाइस प्लस, अभी भी धनायन पड़ा है, और साथ में क्या मुक्त हो गया, एक H+ और। तो एल्यूमिनियम का एक धनायन था ना, उसने पहले विक्रिया करके एक हाइड्रोजन मुक्त किया, फिर दोबारा अभिक्रिया करके एक और हाइड्रोजन मुक्त किया, और अभिक्रिया करने में तो ये अभी भी सक्षम है। AlOH की होल ट्वाइस प्लस जो था ना, ये वापस जल से विक्रिया करके क्या बना सकता है, AlOH होल ट्वाइस। ये एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, और साथ में एक हाइड्रोजन और मुक्त हो जाएगा। तो बताइए जी, एल्यूमिनियम का धनायन है तो भी मृदा अम्लीय होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एल्यूमिनियम के धनायन के द्वारा भी जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करवाई जाती है, H+ आयनों को मुक्त कर दिया जाता है। और H+ आयनों को मुक्त कर दिया जाता है तो मृदा क्या बन जाती है, अम्लीय बन जाती है। तो अब ये कहानी समझ में आ गई क्या? इसके द्वारा मृदा अम्लीय थी, इसके द्वारा मृदा अम्लीय कैसे होती है वो समझ में आ गई। ये दोनों है तो मृदा अम्लीय है। इन दोनों का CEC में तो योगदान है, धनायन विनिमय क्षमता में तो योगदान है, लेकिन भस्म विनिमय में कोई योगदान नहीं है, और भस्म विनिमय में सिर्फ इनका योगदान है। ठीक है ना? तो ये टोटल धनायनों की संख्या बढ़ाने का काम तो करेंगे, लेकिन भस्म विनिमय में काम नहीं आएंगे। तो ये भस्म प्रतिशत या मृदा प्रतिशत बेस संतृप्ति या प्रतिशत बेस संतृप्ति में बिल्कुल काम नहीं आते, सिर्फ इनका योगदान होता है। ये चीज क्लियर है? इसको मैं लिखा देता हूँ, पहले इसको आराम से लिख लो, ये मैं उतार दूंगा। ठीक है, दोबारा जो लिखाता हूँ थ्योरी वो उतारो, और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? तो हाँ जी, आपने लास्ट में जो भी थ्योरी में लिखा था उसके बाद आप नई लाइन से स्टार्ट कीजिए। लेकिन मृदा में पाए जाने वाले धनायन, मृदा में पाए जाने वाले धनायन, मृदा में पाए जाने वाले धनायन 2 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। मृदा में पाए जाने वाले धनायन, मृदा में पाए जाने वाले धनायन 2 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। 2 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं। कुछ धनायन, कुछ धनायन, कुछ धनायन इस प्रकार के होते हैं, कुछ धनायन इस प्रकार के होते हैं जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। कुछ धनायन इस प्रकार के होते हैं जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। इन्हें भस्म आयन कहते हैं, इन्हें भस्म आयन कहते हैं, भस्म आयन कहते हैं। जैसे Ca+2,
Mg+2 K प्लस Na प्लस इत्यादि। कुछ धनायन ऐसे होते हैं जो क्षारीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, इन्हें भस्म आयन कहते हैं, भस्म आयन कहते हैं। जैसे Ca+2 Mg+2 K प्लस Na प्लस इत्यादि। हो गया। अब लिखिए, तथा कुछ धनायन ऐसे हैं, तथा कुछ धनायन ऐसे हैं जिनका मर्दा की प्रकृति पर विपरीत असर पड़ता है, तथा कुछ धनायन ऐसे हैं जिनका मर्दा की प्रकृति पर विपरीत असर पड़ता है, विपरीत असर पड़ता है। अर्थात ये क्षारीयता में कमी लाते हैं तथा अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। ये क्षारीयता में कमी लाते हैं, ये क्षारीयता में कमी लाते हैं तथा अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं। जैसे H+ Al+3 इत्यादि, जैसे H+ Al+3 इत्यादि। हो गया, ठीक है ना। अब लिखो, नई लाइन लिखा, लेकिन हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने पर, हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने पर सीधे मृदा की पीएच कम कर देता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ने पर सीधे मृदा की पीएच कम कर देता है तथा मृदा को अम्लीय बना देता है। सीधे मृदा की पीएच कम कर देता है तथा मृदा को अम्लीय बना देता है। अर्थात इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है, जबकि Al+3 आयन अप्रत्यक्ष रूप से मृदा की अम्लीयता बढ़ाता है। अप्रत्यक्ष रूप से मृदा की अम्लीयता बढ़ाता है, जबकि एल्यूमिनियम आयन अप्रत्यक्ष रूप से मृदा की अम्लीयता बढ़ाता है। बता दिए। देखो, एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया, इसके अम्लीय गुणों को समझाती है। एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया इसके अम्लीय गुणों को समझाती है। हमें लेना है Al+3 आयन, और ये अभिक्रिया करता है किसके साथ? जल के साथ। अभिक्रिया एक बार करवा चुका हूं, फिर भी दोबारा आप ढंग से देख लेना। किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। और आपको पता है जल टूटता है किसमें? H+ में और OH- में। ये अभिक्रिया पढ़ चुके हो। Al+3 है, जल से अभिक्रिया करेगा तो जल का OH- जो है ना वो जुड़ेगा एल्यूमिनियम के +3 के साथ, और OH- जुड़ेगा तो H+ बच जाएगा। तो देखो बढ़ेगा क्या?
ए एल ब्रैकेट में आ गया ओ एच, और चार्ज जो आया वो बच गया +2, और इधर बच गया प्लस में H+। अब ये जो H+ है ना, ये H+ कौन सी प्रकृति दर्शाता है? अम्लीय। कौन सी दर्शाता है? अम्लीय। ठीक है ना। अब दूसरा देखो जी, Al OH +2 है ना। अभिक्रिया करने के लिए क्या आया? फिर से जल का अणु, और क्या बना? Al। अब की बार OH कितने आ चुके हैं? 2, और प्लस बचा है 1, और 1 जो प्लस था वो ले गया हाइड्रोजन, तो इसको फिर क्या बना गया? अम्लीय। और ये वाला भी Al OH2+ फिर से विक्रिया करता है किसके साथ? जल के साथ, और क्या बनता है? Al OH4। इस स्थिति में इसके ऊपर कोई प्लस नहीं बचा, लेकिन एक H+ जरूर मुक्त कर दिया जाता है, प्रकृति जरूर अम्लीय बना दी जाती है। तो ये एल्यूमिनियम आ गया, अप्रत्यक्ष रूप से, क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से जल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? मृदा में अम्लीय गुण दर्शाता है। ये अभिक्रिया उतार लो फटाफट। हो गया। तो ये अपना यहाँ एक टॉपिक पूरा होता है, प्रतिशत बेस संतृप्ति या मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति। ये मैं मिटा रहा हूँ और दोबारा एक बार देख लो। कोई भी मृदा है, उस मृदा में जो कुल धन आयन होते हैं, दोबारा देख लो, कोई भी मृदा है, इस मृदा के कुल धन आयन उन्हें कहते हैं CEC, और इसे दर्शाया जाता है T से। इसे दर्शाया जाता है T से। अब इस मृदा में कुछ धनायन ऐसे भी है जो बेस है, इन्हें कहते हैं भस्म आयन या भस्म विनिमय आयन। ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, या तो कैल्शियम +2 या मैग्नीशियम +2 या Na+ या K+। इन्हें दर्शाते हैं S से। किसे दर्शाते हैं? S से। और एक सूत्र आता है V = S/T × 100। V = S/T × 100। और ये जो V है ना, इसे कहते हैं प्रतिशतता बेस संतृप्ति। ध्यान रखना, प्रतिशतता बेस संतृप्ति जो है वो एक्चुअल में क्या है? उस कुल धनायन विनिमय क्षमता में या मृदा में उपस्थित कुल धनायनों में से उन धनायनों का प्रतिशत है जो बेसिक प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? चलो जी, अब नया हेडिंग डालो। ये हो चुका है। चलो नया हेडिंग डालो। नया टॉपिक है असंतृप्ति की सीमा। अभी तो अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत बेस संतृप्ति, और अब बात कर रहे हैं असंतृप्ति की सीमा, लिमिट ऑफ अनसैचुरेशन। असंतृप्ति की सीमा, असंतृप्ति की सीमा। देखो, असंतृप्ति की सीमा बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं, हम देखो इसकी बात कर रहे हैं, ये मृदा है,
ठीक है, इस मृदा के अंदर ये पार्ट जो है ना, ये विनिमयशील भस्म का है, और ये जो पार्ट है ना, ये टोटल धन आयनों का है। मतलब ग्रीन एरिया जो कवर कर रहा है वो टोटल धन आयनों को बता रहा है, और इन टोटल धन आयनों में से जो ब्लू एरिया है ना कवर कर रहा है, वो विनिमयशील किसको कर रहा है, भस्म को। अब विनिमयशील भस्म का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रतिशत बेस संतृप्ति बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी भी। यहाँ ये जो ग्रीन पार्ट है ये कैटायनिक एक्सचेंज कैपेसिटी को शो कर रहा है, और ब्लू जो पार्ट है ना ये क्या कर रहा है, विनिमयशील भस्म। किसकी बात कर रहा है, विनिमयशील भस्म, जिसे बोलते हैं एस, और ये बोलते हैं टी। हो गया ना। अब देखो जी, टोटल धनायन थे 100, और 100 में से 70 क्या हो गए, विनिमयशील भस्म, तो ये 70% हो गया कि नहीं हो गया। अब असंतृप्ति की सीमा देखो, ये संतृप्ति को बताते हैं, तो जो बचा हुआ एरिया है वो किसको बताता है, असंतृप्ति को बताएगा कि नहीं बचाएगा। तो मतलब कुल धनायनों में से जो विनिमयशील भस्म है वो तो उसकी क्षारीय प्रतिशतता को या बेस प्रतिशतता को बता देंगे, लेकिन जो बच गया वो किसको बताएगा, बच गया वो किसको बताएगा, असंतृप्ति को भी। जो विनिमयशील भस्म है वो संतृप्त है, तो बाकी बचा हुआ सारा क्या है, असंतृप्त। तो सीधा सा देखा जाए कि अपने कुल धनायनों में से वो धनायन जो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं या जिनके द्वारा हाइड्रोजन आयन शो किया जाता है, वो किसको बताते हैं, असंतृप्ति की सीमा को। तो हमें पता है कि अगर आप असंतृप्ति की सीमा की बात करें तो एक्चुअल में क्या है, टोटल जो धनायन है उसमें से विनिमयशील धनायन को घटा दो तो क्या आ जाएगी, असंतृप्ति की सीमा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो छोटा सा टॉपिक है असंतृप्ति की सीमा, यानी हमने जो टोटल धनायन पढ़े थे ना उसमें से प्रतिशत बेस संतृप्ति तो क्या होगी, उन धनायनों की प्रतिशत मात्रा, उन धनायनों की प्रतिशत मात्रा जो क्या थे, विनिमयशील भस्म थे, और असंतृप्ति की सीमा क्या होगी, उन धनायनों की मात्रा जो क्या है, अम्लीय प्रकृति की है, जो हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, चाहे वो स्वयं हाइड्रोजन हो या वो एल्यूमिनियम हो, उसके द्वारा हाइड्रोजन मुक्त किया जाता है, तो उनके द्वारा मुक्त किए जो हाइड्रोजन है, यानी टोटल धनायन विनिमय क्षमता में से किसको निकाल दिया जाए, विनिमयशील भस्म को घटा दिया जाए, तो क्या जाता है, असंतृप्ति की सीमा। क्या जाता है, असंतृप्ति की सीमा। तो हेडिंग डाल लो, असंतृप्ति की सीमा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, असंतृप्ति की सीमा। लिखिए, असंतृप्ति की सीमा लिखो। असंतृप्ति की सीमा को, असंतृप्तता की सीमा को मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ये भी चीज तो होगी, अम्लीय प्रकृति ये तो दर्शाते हैं। तो असंतृप्ति की सीमा को मृदा में उपस्थित, असंतृप्ति की सीमा को मृदा में उपस्थित विनिमय हाइड्रोजन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, विनिमय हाइड्रोजन द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब लिखो, किसी मृदा में उसकी कुल धनायन विनिमय क्षमता में से, लिख लो, किसी मृदा में उसकी कुल धनायन विनिमय क्षमता, किसी मृदा में उसकी कुल धनायन विनिमय क्षमता में से, धनायन विनिमय क्षमता में से प्रतिशत बेस संतृप्ति घटाने पर, एक मिनट, किसी मृदा में उसकी कुल धनायन विनिमय क्षमता में से, कुल धनायन विनिमय क्षमता में से भस्म विनिमय आयन, भस्म विनिमय आयन घटाने पर, भस्म विनिमय आयन घटाने पर असंतृप्ति की सीमा प्राप्त होती है, असंतृप्ति की सीमा प्राप्त होती है। पूरी सूत्र लिख लेना, असंतृप्ति की सीमा अथवा विनिमय हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा, धनायन
विनिमय क्षमता T माइनस विनिमयशील भस्म आयन S, ये क्या है सेंटीमोल किलोग्राम यूनिवर्स में, और ये भी क्या है सेंटीमोल किलोग्राम यूनिवर्स में। तो क्या हो गया, किसी भी मृदा की असंतृप्ति की सीमा अथवा उसमें विनिमय हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होती है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता और उसमें से विनिमयशील भस्म आयन को घटा दो तो T माइनस S, यही क्या होती है असंतृप्ति की सीमा। क्लियर है? क्लियर? एक एग्जांपल देख लो, एक मृदा है और इस मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति जो है वो 80% है। कितनी है? 80%। यानी अगर टोटल 100 धनायन है तो 100 धनायन में से 80 धनायन भस्म है, तो 20 क्या हो गए हाइड्रोजन आयन हो गए कि नहीं हो गए? 20 क्या हो गए हाइड्रोजन आयन। तो यदि इसकी प्रतिशत बेस संतृप्ति 80% है, यानी इसका टोटल अगर अपन इसके 5 हिस्से बनाए, टोटल क्या हिस्से बनाए 5, तो 4 हिस्सा किसको बताता है प्रतिशत बेस संतृप्ति को, तो एक हिस्सा किसको बताएगा असंतृप्ति की सीमा को। किसको बताएगा असंतृप्ति की सीमा को। भी टोटल 80% क्या है, अगर प्रतिशत बेस संतृप्ति है तो बाकी का जो 20% है वो किसको दर्शाएगा बेटा, बाकी का 20% किसको दर्शाएगा, 80% किसको दर्शा रहा है प्रतिशत बेस संतृप्ति को। यानी 80% प्रतिशत बेस संतृप्ति है तो इसका जो 80% हिस्सा है वो तो हो गया विनिमयशील भस्मों का, और 20% हिस्सा क्या हो गया आपका अम्लीय या हाइड्रोजन आयनों का। ठीक है ना? ये अपन ये बात करें कि 1/5 ये है तो ये हो गया 4/5, मतलब टोटल 5 हिस्सों में से एक हिस्सा ये है तो 5 हिस्सों में से 4 हिस्सा क्या हो गया ये, तो टोटल 4/5 प्लस 1/5 क्या हो गया 5/5 ये 1। ठीक है ना? तो बस इतना जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। आज की क्लास से आप बहुत कम देख रहे हो, शायद गर्मी ज़्यादा हो गई, डाउट वगैरह तो आपको कोई आते नहीं है, मेरी क्लास से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई, तो चलो बढ़िया। ठीक है ना? ओके।